अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएँ हमेशा की तरह आप लोगों के साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रहे और आपका आपके बच्चों पर साया कायम रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट की जाती है, और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। और इसके अलावा अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आप को कौन से टॉपिक पे क्या बात करनी चाहिए, कोई ऐसी खबर जो हम आपके साथ डिस्कस करें। अभी कुछ व्लॉग्स हैं, उधार हैं राजा कबीर साहब के साथ, जो एक हेक्टिक टूर था, उसके बारे में, ये कैसे रहे, कैसे चले, क्या किया वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में करेंगे। कश्मीर में एक बड़ा मसला बना हुआ था, मसला वो कम था, लेकिन ज़ाहिर है फसादियों ने उसको बड़ा बनाया हुआ था, और फिर जो यूट्यूबर और फिर जो ट्विटर पर डिजिटल दहशतगर्द हैं, उन लोगों ने उसको और भी बड़ा मसला बनाया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब ने जो कमेटी बनाई थी, इसने मामला हल कर दिया है। वफाकी वज़ीर बाय मनसूबा एहसन इकबाल ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर असूली इत्फाक़ राय कर लिया है। आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर असूली इत्फाक़ राय कर लिया है, और इस वक़्त मुआहदे के मसवदे पर दोनों अतराफ से गौर किया जा रहा है। जल्द मुआहदे पर दस्तखत होंगे। उन्होंने कहा कि हम इस वक़्त ऐसी सूरत हाल से बच गए हैं जहाँ पाकिस्तान बदख्वाह, बदनामी और इदम इस्तेहकाम चाहने वाले लोग जो हैं, ये इस किस्म की हरकतें कर रहे थे। लेकिन ये एक बहुत पॉज़िटिव जो है वो मूव हुई है कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला इससे निकल गए हैं। ये जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, अवाम और जमहूरियत की है। आज उन लोगों को जो मायूसी हुई है, जो इस आड़ में कोई अपना मकसद पूरा करना चाहते थे। हसन इकबाल का कहना था कि वज़ीर अमूर कश्मीर की निगरानी में एक मुस्तकिल कमेटी बनाई है। कमेटी का हर 15 दिन में इजलास होगा और मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतल्लिक एक आईनी माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाएगी, और आईनी माहिरीन की कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फैसला करेगी, और कमेटी के जायजे के बाद जो फैसला किया जाएगा वो सबको कबूल होगा। ये आईनी मामला है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। देखें, मिसाल का हल जो है ना, वो इसमें कोई शक नहीं है कि जो है ना, टेबल पे बैठ के निकलना है। ये आप कहें कि गली मोहल्लों में, मैं सियासी तौर पे जो है वो अ, शायद 80 की दहाई से हम लोग जब स्कूल जाया करते थे, फिर 90s में जब कॉलेज यूनिवर्सिटी, तब भी ये सियासत चलती थी कि ट्रेन मार्च शुरू कर दिया, तो लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, तो मिलियन मार्च शुरू कर दिया। लेकिन एंड ऑफ डे पे उसका जो रिज़ल्ट है, वो किसी न किसी जगह पे टेबल पे बैठ निकला था। तो आज भी कश्मीर के लोगों के तहफ़्ज़ात होंगे, लेकिन कश्मीर वाले जो है ना, उनको बड़े नाज़ुक पॉइंट्स पे, अब देखें, हम एक महफ़िल में कनाडा में बैठे हुए थे, हमारे दोस्त थे, हमारे मेज़बान भी कश्मीरी थे, तो उनकी बहस में चल रही थी, जी आप लोग हमारा खाता है, हमारे बड़े एहसान हैं, और आप लोग ये वो आगे पीछे। नॉर्मल महफ़िलों में ये बातें क्यों होती हैं? नहीं होनी चाहिए। कौन किसका खा रहा है? कश्मीर पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर है। कश्मीर को जो पाकिस्तान का से अलग समझते हैं, मैं उनको पाकिस्तानी ही नहीं समझता। देखिए, कश्मीरी, मैंने पहले भी अपने वीलॉग में ज़िक्र किया कि फ़ौज से लेकर, अदलिया से लेकर, आप हर जगह पे देखें, कश्मीरियों का बराबर हक है, बकाया रूट है। कौन-सा ऐसा, बल्कि इवन पाकिस्तान वालों के कश्मीर में हक नहीं है, लेकिन कश्मीर वालों के पूरे पाकिस्तान में वही हक और राइट हैं, जो कि नॉर्मल हर एक पाकिस्तानी के हैं। गिलगित-बल्तिस्तान वाले के हैं, बलूचिस्तान वाले हैं, केपी के वाले हैं, तो कश्मीर पाकिस्तान से अलहदा कैसे हो गया? बिल्कुल भी नहीं। और जो-जो उसको मुतनाज़ा कहते हैं ना इलाका, मेरे ख़्याल में वो कोई बस नाअहल लोग हैं, और कोई वो अहमकों की दुनिया में रहते हैं। ख़ैर, ये एक मसला था, वो हल हो गया। अब ज़ाहिर है ट्विटर वाले और यूट्यूब वाले, और वो जिनकी नज़र में ये पता नहीं कौन-सी क़यामत आने वाली थी, और वो वहाँ जाकर अपने यूट्यूब के चैनल, और मतलब, बट एनी हाउ, ये आई डोंट नो कब इंसान बनेंगे और कब पाकिस्तानी बनेंगे। हुकूमत फ़लस्तीन के मामले पर डट कर खड़ी है, इसराइल की मज़म्मत करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान से टेलीफ़ोनिक राब्ता करते हुए उन्हें समूद फ्लटिलिया से इसराइली हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों बिलखसूस साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की बहसीत वतन वापसी की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान से टेलीफ़ोनिक राब्ते में फ़लस्तीन में जंगबंदी फ़लस्तीनियों के कत्ले-आम की फ़ौरी रोकथाम की अहमियत पर ज़ोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के हर फ़ोरम पर अपने निहत्थे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठाई है, और पाकिस्तान निहत्थे फ़लस्तीनियों के लिए आइंदा भी आवाज़ उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का मुकदमा इक़वाम आलम के सामने हमेशा ज़ोरदार तरीके से लड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने 1967 से कबल की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और फ़लस्तीन के अल-कुद्स अल-शरीफ की बतौर दारुल हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी दोहराया है।
8 اسلامی ممالک فلسطین میں جنگ بندی کے لیے اپنی فعال بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، پر امید ہیں کہ بہت جلد یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور امن کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کا درینہ جو خواب ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پورا ہوگا۔ وزیر اعظم نے امیر جماعت اسلامی کو بتایا کہ سمود فلوٹیلیا سے اسرائیلی حراست میں موجود پاکستانیوں کی واپسی کے لیے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالخصوص سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی وطن واپسی کے لیے حکومت اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستانی شہریوں کی بازیابی بحفاظت وطن واپسی کے لیے دوست ممالک سے مسلسل رابطے میں ہے۔ بہت جلد سمود فلوٹیلیا سے اسرائیلی حراست میں لیے گئے پاکستانیوں کو بحفاظت جو ہے وہ واپس لائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ پاکستان اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے کسی قسم کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات ہیں۔ دیکھیں آپ کو ایک پی این جی نامی ایک جو ہے وہ کمپنی ہے، وہ پاکستان سے اپنا آپریشن سمیٹ کر جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ظاہر ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ایک اور پروپیگنڈا کرے گے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستانیوں نے ان کی جو فوڈ ہے یا ان کی جو مصنوعات ہے اس کا اس لیول کا بائیکاٹ کیا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو وہاں پہ اینیمور رن نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ پاکستانیوں کی فلسطینیوں سے محبت اور ہاں جی سسرالیوں سے نفرت آپ اس سے زیادہ کیا آ سکتی ہے کہ وہ یہاں پر اتنی بڑی جو کمپنی ہے وہ اپنا بزنس سمیٹ کے یہاں سے جا رہی ہے، بزنس ختم کر کے جا رہی ہے کہ ان کی جو مصنوعات ہے پاکستانیوں نے اس کا اتنا تگڑا قسم کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ کوئی حکومت جرت کر سکتی ہے، کوئی حکمران یہ کوشش کر سکتا ہے یا جرت کر سکتا ہے؟ بلکہ ایمان کا حصہ ہے فلسطینیوں کے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے آج سے نہیں، یہ پاکستان اپنے ابتدائی دنوں سے یہ فلسطین کے ساتھ جس طرح محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ میرے خیال میں کبھی پاکستانیوں کے دل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ادھر ٹرمپ نے نیا رنگ دکھانا شروع کر دیا، حماس کو امن معاہدے پر کل دستخط کے لیے جو ہے وہ کل شام کا وقت دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو غزہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی ہے، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اتوار کی شام 6 بجے تک کا وقت ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے، معاہدے پر دیگر ممالک دستخط کر چکے ہیں، اور امریکی صدر نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ معاہدہ نہیں کر سکیں گے تو اس کے سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ معاہدہ کرنے سے حماس کے جنگجوؤں کی جان بھی بچ جائے گی، اور ٹرمپ نے فلسطینیوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ بے گناہ فلسطینی غزہ شہر کو خالی کر کے محفوظ مقامات پر جو ہے وہ شفٹ کر دیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی کہنا ہے کہ غزہ امن کے لیے ٹرمپ نے جو 20 پوائنٹ دیے ہیں وہ منعن ہمارے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہمارے نہیں ہیں تو اس کو ہم کیسے مان لیں؟ جس طرح سے جو ہم نے دیے ہیں ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور جو ٹرمپ 20 نکات دکھا رہا ہے اس پہ ہم نے دستخط نہیں کیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک نکاتی ایجنڈے پر بات ہوئی ہے، اور میٹنگ کے بعد 8 مسلم ممالک نے اس حوالے سے مشترکہ طور پر 20 پوائنٹ دیے ہیں اور بیان جاری کیا ہے۔ تاہم بعد میں صدر ٹرمپ نے جو 20 پوائنٹ جاری کیے ہیں وہ منعن پوائنٹس نہیں ہیں جو ہم نے دیے تھے، اس میں تبدیلی کی۔ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں آج دھماکہ دار قسم کی تقریر کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہمارے 20 پوائنٹ ہیں وہ نہیں ہیں، اس میں سے کافی زیادہ چیزیں مس کی گئی ہیں، اور جب ہمارے پوائنٹس وہ نہیں ہیں تو ہم اس پہ راضی بھی نہیں ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں یہ جو ٹرمپ والی جو شرط ہے کہ وہ کل شام 6 تاریخ کو اگر انہوں نے اس پہ سائن نہیں کیے تو اس کے بعد پھر غزہ شہر کو مظلوم کشمیری خالی کر دیں، کیونکہ وہاں پہ کیا کرنے والے ہیں یا کیا، ایسا تو کوئی شرط کیا پاکستان کی طرف سے یا 8 مسلم ممالک کی طرف سے ہو سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا ایک بات اور ہے، ٹرمپ اگر کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے یا جو اسرائیل ہے وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے تو یہ بات یاد رہے، اس وقت اٹلی، اس وقت جرمنی، اس وقت دوسرے یورپی ممالک سمیت دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے باہر ہیں، اور پھر وہ جو لوگ یہاں سے ان کے لیے خوراک لے کر گئے ہیں، جو ان پہ ظلم و ستم ہے، ان تمام چیزوں کو میرے خیال میں نہ امریکہ اگنور کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو فلسطین اگنور کر سکتا ہے۔ ادھر بھارت پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی عسکری قیادت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف گیڑڑ بھبکیاں دینے لگے ہیں۔ بھارت کے آرمی چیف جنرل اوپن ویدی نے ہرزہ سائی کی ہے کہ اگر پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود رہنا چاہتا ہے تو دہشت گردی کی حمایت روک دے۔ بھارتی آرمی چیف نے راجستھان میں فوجیوں سے خطاب میں کہا کہ آپریشن سندور میں فوج نے جس ضبط کا مظاہرہ کیا وہ آئندہ نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ پائن ویلکم، آجو جدو تھوڑا دل کرے۔ جنرل اپندر ودیدی یا ودیدی ہے کہ دیدی نے بھارتی فوجیوں کو کسی بھی ایکشن کے لیے رہنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ دوسری جانب بھارتی فضائیہ کے سربراہ امریت
सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर किसी सबूत के दावा किया कि मई में होने वाले पाक भारत तनाज़ा में भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका हथियार तबाह ਕਰ ਦਿਏ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਪੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਬਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ है कि वो अक्सर नहीं होता फ़िल्मों में कि लाश जो है वो इस हदूद थाने की मिली है और दूसरा कहता है इसमें मिली है, तो वो उठाकर उधर फेंक देते हैं, तो वो उठाकर उधर फेंक देते हैं। तो ये भारत वाले यही कर रहे हैं। ये जो अपने वाले इनके त्यारे गिरे नहीं, ये उठाकर हमारी हदूद में फेंक कर कहते देखें जी ये तो पाकिस्तान के त्यारे, ये हमने गिराए हैं क्योंकि पाकिस्तान की हदूद में गिरे पड़े हैं। ये सोते सुत्ते उठते ने ते एक कोई ना कोई मतलब कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ चवल ज़रूर मारते ने। अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि भारत ने जिन हथियारों को तबाह किया इनमें F-16 और JF-17 थंडर शामिल है। लगता है कि भारत पाकिस्तान से दोबारा मार खाना चाहता है। हाँ जी, इन्हों ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ कैसे ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆदत ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ही होना ਹੁੰਦਾ है, कुछ ना कुछ होता है। अच्छा जी, एक और जो आपको मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो जिस बहादुरी से पंजाब का केस लड़ी हैं, पंजाब के लोगों का केस लड़ी हैं, अगर वो नहीं लड़ेगा तो पंजाब का केस कौन लड़ेगा? अच्छा, एक और बारीक चीज़ जो है जो बड़ी एक हमारे एक दोस्त हैं शहज़ाद कुरैशी साहब, वो कॉलम लिखते हैं, बड़ा कमाल का कॉलम लिखते हैं। उनका कॉलम एक मेरी नज़र से गुज़रा तो ये वाला पॉइंट जो है बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे कि क्यों मरियम नवाज़ के सिंध वाले पीछे पड़े हुए हैं, क्यों वो बेबस हैं, क्यों उनको मरियम नवाज़ वारा नहीं खा रही और क्यों उनको दुःख और तकलीफ हो रही है। कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी भी बताई जो ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कुरैशी साहब लिखते हैं कि मुल्क की सियासत में फ़ौज के किरदार पर बयानिया हमेशा एक मरकज़ी और मुतनाज़ा मौज़ू रहा है। इस वक़्त सूबों में सियासी हुकूमतें मौजूद हैं। पंजाब में एक खातून वज़ीर-ए-आला हैं, उस खातून वज़ीर-ए-आला जिनका नाम मरियम नवाज़ है, इसने अपनी गुड गवर्नेंस मेरिट की पॉलिसी अपनाई। सूबा पंजाब ही नहीं बल्कि मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्होंने इसको तवज्जो का मरकज़ ठहरी। मरियम नवाज़ शरीफ इंसानी हकूक़, कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और कमज़ोर तबक़ात, ख़वातीन, यतीम, बच्चे, माज़ूर अफ़राद वग़ैरह के हकूक़ के हवाले से फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं, जिनसे ये वाज़िह होता है कि बैनुल-अक़वामी मुल्की तंज़ीमें यूरोपीय यूनियन समेत इनसे मिल रहे हैं। यूरोपीय यूनियन मरियम नवाज़ के तर्ज़ हुक्मरानी की तारीफ़ कर रहे हैं। जर्मनी समेत यूरोपीय ममालिक के सफारत खाने, माहौल, ज़री टेक्नोलॉजी, मुआशी ताउन, सब्ज़ तवानाई, ख़वातीन की बाइख्तियारी मरियम नवाज़ के इक़दामात को मिसाली करार दिया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन पुरुमीद है कि पंजाब में आला दर्जे की तर्ज़ हुक्मरानी को देखते हैं और पंजाब में तलीम, सेहत, आईटी, ग्रीन एनर्जी में सरमायाकारी कर रहे हैं। मरियम नवाज़ शरीफ को सूबे में बाखबर निगरानी और जवाबदेही के निज़ाम पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब देखें ये बड़ी अहम बात है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो हमेशा जो तर्ज़ हुक्मरानी होता है ना जिसमें करप्शन कम हो, जिसमें जो है वो सिफ़ारिश कल्चर ना हो, जिसमें जो हुक्मरान है वो खुद उसकी नीयत, उसके काम करने का जब दूर से पता लगता है ना, तो यूरोपियन यूनियन तक जो है ना वो इसको सराह रहे हैं। आप देख रहे होते हैं कुरैशी साहब की बात ठीक है। एक गुज़रे हुए दिन के साथ आप देख रहे हैं कि या तो ब्रिटिश जो एम्बेसडर हैं वो मरियम नवाज़ से मुलाकात कर रही हैं, या जर्मन कर रही हैं, डच कर रही हैं, स्पेनिश कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? ये सारे के सारे लोग आपने कभी सिंध में, बलूचिस्तान में या केपीके में देखा है कि केपीके के वज़ीर-ए-आला से जो है वो स्पेन की या हॉलैंड की या फिर जर्मनी की एम्बेसडर मिलने गया हो? मैंने तो नहीं देखा कम से कम। लेकिन पंजाब की वज़ीर-ए-आला से मिलने के लिए वो आपको लाइन लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि मरियम नवाज़ के सूबे में जो गवर्नेंस है वो बड़ी काफ़ी, अब देखें ना कि 90 मंसूबे हैं और 90 मंसूबों में से 50 मंसूबे आज लाहौर में आपने देखा हो कि आज लाहौर में फिर मरियम नवाज़ ने बसें दी हैं और बड़ी बड़ी देखें ग्रीन बसेस जो हैं ये एक इनकलाब है। एक तो उससे पॉल्यूशन कम हो रही है, वो जो आपकी काली घटा छा जाती थी, बसों के साइलेंसर जो हैं वो आपके मुँह को देखकर, आपकी तरफ देखकर जो धुआँ फेंकते थे, हैं जी चंगा भला घरों बंदा निकलदा सी ते बांदर बन के घर चला जांदा सी। उससे जान छूट रही है और फिर आप 40-50 या 100, 150, 200 रुपए वाला किराया जो है सिर्फ 20 रुपए में, इससे पहले चचा ने किया था, अब भतीजी कर रही है। कुरैशी साहब ने एक बात और कही बड़ी मज़े की कि 1985 में, वैसे तो हमें भी होश है, मैं 5वीं में पढ़ता था, कि 1985 में कुरैशी साहब कहते हैं कि हमारी आँखों के सामने यही उठान थी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। इसी तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है 1985 में काम करते थे। हर तरफ नवाज़ शरीफ, नवाज़ शरीफ, नवाज़ शरीफ हो गई थी कि इतने विज़न वाला लीडर था। तो आज नवाज़ शरीफ के रूप में मरियम नवाज़ वो हर चीज़ कर रही है जो 1985 में नवाज़ शरीफ किया करते थे। तो अल्लाह पाक मरियम नवाज़ को मज़ीद हिम्मत और हौसला दे। हमारी दुआएँ भी मरियम नवाज़ के साथ हैं और अपनी बहन के साथ हैं। ख़ास तौर पर जब वो पंजाब की बात कर रही हैं,
تو پھر اگر کوئی ان کی طرف دیکھے گا یا مریم نواز کی طرف انگلی کرے گا تو وہ جو انگلی توڑنے والی بات ہے، ہم اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں، ہم اس پہ کھڑے ہیں، کیونکہ پنجاب کی بیٹی پنجاب کا مقدمہ لڑ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی پنجاب کا مقدمہ لڑے گی، اور پنجاب پورے کا پورا ان کے ساتھ کھڑے ہے۔ یہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، میں وہاں سے شروع نہیں کر رہا، لیکن یہ بات ختم ہوگی، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو جواب دینا تھا، اور وہ عزت اور رسپیکٹ سے دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن دکھ اور تکلیف ہے جب پنجاب مشکل میں تھا تو وہ وہاں پہ پریس کانفرنس کر کے پنجاب پر تانے کر رہے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جواب اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اب آپ کا جو ہاتھ ہے وہ کافی آگے تک آ رہا ہے، تو میرے خیال میں جواب دینا چاہیے۔ پنجاب اپنی بات کر رہا ہے، پنجاب اپنی جو پانی کی بات کر رہا ہے، پنجاب اپنی زمین کی بات کر رہا ہے، پنجاب اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہے، اور یہ بات سنی جائے گی، بات کر رہی ہے، اور مریم نواز کیس لڑی اور لڑتی رہے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔